Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan Psychology Exam. I am going to discuss about history of social psychology. So आज के लेक्चर में हम सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री पे फोकस करेंगे कि सोशल साइकोलॉजी किस तरह से डेवलप हुई, कब निकल के आई। ओके, सो ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये हम यूजीसी नेट जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम आने वाला है उसको टारगेट कर रहे हैं। देन आरपीएससी जो कि राजस्थान में जो परमानेंट वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, सो उस इन दोनों सिलेबस को ध्यान में रख के ये वाले लेक्चर तैयार किए हैं। ओके, सो देखते हैं कि आज के लेक्चर में कि सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि पिछले भी क्लास में देखा था कि सोशल साइकोलॉजी है क्या। तो सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल फीलिंग्स, थॉट एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस एंड इन टर्न इन्फ्लुएंस बाय द ईच अदर। सो सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी करती है कि कैसे पीपल की फीलिंग्स है, कैसे वो सोचते हैं एंड उनके बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं और एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हम किसी सोशल एनवायरनमेंट में गए तो हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे थॉट क्या हैं और हमारे बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर सोशल एनवायरनमेंट में। देन और हमें भी देख के सामने वाला किस तरह से इंटरेक्ट हो रहा है। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, सो इसको देख के हम इन्फ्लुएंस होंगे, इसको देख के हम इन्फ्लुएंस होंगे और हमें देख के ये इन्फ्लुएंस होगा। तो ईच अदर एक दूसरे से किस तरह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, किस तरह से हमारी फीलिंग, थॉट, बिहेवियर चलते हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो वो सोशल साइकोलॉजी में करते हैं। ओके, देन इसके बाद देखें तो सोशल साइकोलॉजी सीक्स टू स्टडी अंडरस्टैंड नेचर ऑफ कॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल सेटिंग। मीन्स वही सेम चीज़ आ गई कि सोशल सिचुएशन या सोशल एनवायरनमेंट में एक पर्सन जो बिहेवियर कर रहा है उसके पीछे का नेचर क्या है, उसके पीछे का कॉज क्या है, वो किस वजह से ये बिहेवियर कर रहा है। अगर वो ड्रिंक कर रहा है या स्मोक कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्या वजह है। सो ये सारी स्टडी हम सोशल साइकोलॉजी में करते हैं। ओके, सो सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक डिसिप्लिन है क्योंकि इसमें हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड। देन इन्वेस्टिगेट करते हैं इन्हीं साइंटिफिक मेथड से कि एक पर्सन किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से उसे समझ रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमारी सोशल साइकोलॉजी में आ जाती हैं। ये बेसिक चीज़ थी जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस इन डिटेल में कर लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है। ओके, सो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री देखें तो देयर इज़ नो शॉर्ट कन्फर्मेशन रिगार्डिंग हाउ द सोशल साइकोलॉजी स्टार्ट। सो यहाँ पे क्या है कि सोशल साइकोलॉजी कब स्टार्ट हुई इसका कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। ओके, कि इसका जन्मदिन कब होता है, इसका बर्थ कब हुआ, तो ये कन्फर्मेशन नहीं है। एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन सोशल साइकोलॉजी इज़ अ बिट ओल्डर देन 100 years. Most of the growth in social psychology has happened during past 5 decades. So most of the time यही लगाया जाता है कि पास्ट 5 डिके पहले सोशल साइकोलॉजी स्टार्ट हो गई थी। ओके, सो द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई सोशल साइकोलॉजी की। सो विथ रिस्पेक्ट टू बर्थ ऑफ द फील्ड 2 years ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये बोल सकते हैं, हम कंफर्म ये नहीं बोल सकते कि सोशल साइकोलॉजी इस डेट में स्टार्ट हुई, बट इनमें इन 1897 एंड 1908 ये वाली जो डेट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारी स्टडीज़ वगैरह हुई हैं। So in 1897, Norman Triplett conduct in the first experiment in social psychology. He studies how social force affect bicycle racing. So 1897 में नॉर्मन ट्रिपलेट ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था सोशल साइकोलॉजी में। इन्होंने स्टडी किया कि कैसे सोशल फोर्स अफेक्ट करते हैं बाइसिकल रेसिंग को। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि रेस हम लगाते हैं, साइकिल की रेस होती है, तब ऑडियंस जब बैठी रहती है तब वो किस तरह से इफेक्ट डालती है, ये इन्होंने स्टडी किया। सो ट्रिपलेट वांटेड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ
कंपटीशन ऑन द परफॉर्मेंस। ट्रिपलेट जो थे वो स्टडी करना चाहते थे या स्टडी वो कर रहे थे, इफेक्ट देख रहे थे कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है, जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उसका हमारे परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि ये बाइसिकल रेसिंग हो रही है, तो ये बाइसिकल रेसिंग किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं जो ऑडियंस है, ओके। और साथ में जो कंपटीशन में जो अदर बाइसिकल्स रेस लगा रहे हैं उनका क्या इफेक्ट निकल के आ रहा है। सो इन पे स्टडी नॉर्मन ट्रिपलेट ने किया था। सो फॉर दिस कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेट हु वर अलोन विथ दोज हु वर इन द ग्रुप। इन्होंने कंपेयर किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसमें इन्होंने कंपेयर किया कि परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट अकेले साइकिल मतलब रेस कर रहे थे एंड जो ग्रुप में कर रहे थे, सो उनका किस तरह से इफेक्ट निकल के आता है उनकी परफॉर्मेंस पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बाइसिकल रेसिंग पे, तो जो बाइसिकल रेसिंग में ऑब्वियस है कि कंपटीशन के लिए अदर भी कॉम्पिटिटर होंगे। सो वो कॉम्पिटिटर कितना इफेक्ट डाल रहे हैं उनकी कंपटीशन में, जब वो ग्रुप में रेस कर रहे हैं, बजाय जब वो अकेले ही एक टाइम को सेट करके रेस कर रहे हैं कि इस टाइम मतलब 1 घंटे में हमें इतने किलोमीटर दौड़ना है या इतने किलोमीटर में रेस लगानी है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखा था, ओके। नाउ क्लियर। देन क्या हुआ फिर, इन द सेम ईयर, उसी सेम ईयर में पेरिस में गेस्टव ली वोन एक साइकोलॉजिस्ट आए, इन्होंने पब्लिश हिज एनालिसिस ऑफ ग्रुप बिहेवियर इन द क्राउड। इनका भी वर्क चल रहा था पेरिस में सेम ईयर में। इन्होंने एनालिसिस ऑफ ग्रुप बिहेवियर इन क्राउड, इन्होंने क्राउड के बिहेवियर को स्टडी की कि जो क्राउड होता है, जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, उनका किस तरह से बिहेवियर होता है उस ग्रुप में, उस क्राउड में, ओके। सो बोथ द रिसर्चर सो द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर ऑन द इंडिविजुअल। ये दोनों रिसर्चर जो थे नॉर्मन ट्रिपलेट और साथ ही साथ ली वॉन, ये दोनों ही देख रहे थे कि अदर पीपल ऑन द इंडिविजुअल, किस तरह से एक इंडिविजुअल है वो अदर की प्रेजेंस में किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो ट्रिपलेट सो दैट द राइडर टाइम वर फास्टर। जो ट्रिपलेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने क्या देखा कि राइडर टाइम वर फास्टर व्हेन दे वर racing against other riders as compared to when they were racing against the clock। सो नॉर्मन ट्रिपलेट ने क्या देखा कि जो राइडर थे, जो बाइसिकल्स की रेस लगा रहे थे, वो जब उनके साथ अदर कॉम्पिटिटर भी रेस में थे तब उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बजाय कि वो एक टाइम के अकॉर्डिंग रेस लगा रहे थे कि 1 घंटे में हमें इतने किलोमीटर रेस को करना है, ओके। सो इसके रिजल्ट क्या निकल के आता है कि साथ में जब कंपटीशन होता है तब हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सो ट्रिपलेट प्रपोज दैट प्रेजेंस ऑफ अदर, जब प्रेजेंस होते हैं अदर राइडर, सो रिलीज करते हैं कॉम्पिटिटिव इंसिस्ट, हमारे अंदर कॉम्पिटिटिव इंसिस्ट डेवलप करते हैं, विच इंक्रीज, जो कि इंक्रीज करती है नर्वस एनर्जी एंड एनहेंस होती है हमारी परफॉर्मेंस, ओके। सो जैसे कि ये है, ये प्रेजेंस ऑफ अदर बैठे हुए हैं, प्रेजेंस ऑफ अदर बैठे हुए हैं। सो ये वाली राइडर और ये वाली राइडर, ये दोनों एक साथ रेस कर रहे हैं। सो ये दोनों क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव इंसिस्ट, एक दूसरे के मन में कॉम्पिटिटिव इंसिस्ट डेवलप होगी, इंस्टिक्ट डेवलप होगी, जो रिलीज करेगी हमारी नर्वस एनर्जी, ओके, नर्वस एनर्जी। जब हमारे अंदर नर्वस एनर्जी आएगी तो हमारी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा हमारा परफॉर्मेंस, ओके। सो आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। सो आगे देखते हैं, इन्हीं का जो ट्रिपलेट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, बट ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हो गया और हमने रिजल्ट दे दिया। ट्रिपलेट ने बार बार अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। सो इन्होंने एक बार और टेस्ट किया कि इन्होंने क्या देखा, इनकी हाइपोथेसिस क्या थी कि ट्रिपलेट टेस्टेड हिज हाइपोथेसिस बाय बिल्डिंग अ कंपटीशन मशीन्स, ही हैड 40 चिल्ड्रन वाइंड अप अ फिशिंग रील। इन्होंने क्या किया, 40 बच्चे लिए अपने एक्सपेरिमेंट में, जो जिन्हें की फिशिंग रील, जैसे कि जो मछली हम पकड़ने जाते हैं या मछली जब पकड़ते हैं तब एक
उसका जो धागा होता है उसे वाइंड करना था। एंड अल्टरनिंग बिटवीन द वर्किंग अलोन एंड वर्किंग पैरेलल टू ईच अदर। सो इन्होंने क्या किया कि 40 बच्चे लिए, एक को बोला कि आपको ग्रुप के साथ काम करना है, मतलब ग्रुप में रह के उस रील को, उस फिशिंग रील को वाइंड करना है, लपेटना है। ओके। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अलोन करना है, अकेले में करना है। सो इन्होंने रिजल्ट क्या देखा, द रिजल्ट सो दैट वाइंडिंग टाइम, जो वाइंड करना था, जो धागा एक तरह से बांधना था, वॉज द फास्टर व्हेन चिल्ड्रन वर्क साइड बाई साइड देन व्हेन दे वर्क अलोन। सो thus the mere presence of another person enhance performance on the simple task। ये छिप गया है, सो टास्क आ जाएगा। सो इन्होंने देखा कि जब ग्रुप में बंदा रहता है, ग्रुप में हम लोग काम करते हैं, तब जाके हम और भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, फास्टर परफॉर्मेंस होती है, फास्टर परफॉर्मेंस हमारी निकल के आती है। ओके। और यहाँ पे फास्ट नहीं होती, यहाँ पे बहुत ही स्लोली होती है। सो इनका ये जो हाइपोथेसिस थी वो सही साबित हो गई। ओके। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारी सोशल साइकोलॉजी में यही किया गया था, जो कि 1997 में किया गया था, और यहाँ से हमारे सोशल साइकोलॉजी की शुरुआत हो जाती है। यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ सकते हो। देन इसके बाद आगे देखें, ली वॉन ऑब्जर्व ग्रुप मैनी साइज। अब ली वॉन भी साथ में पेरिस में वर्क कर रहे थे, पेरिस में वर्क कर रहे थे ये। सो ली वॉन ऑब्जर्व ग्रुप ऑफ मैनी साइज एंड फाउंड दैट देयर इज a change in individual when they are in a situation. He found that is a crowd people is more emotional. इन्होंने क्या पाया कि जो crowd people है, more emotional, less rational and more prone to extreme behavior and being easily stimulated by the leader. सो ये ग्रुप पे वर्क कर रहे थे, इन्होंने क्राउड पे देखा, जो कि क्राउड पे ये वर्क कर रहे थे। इन्होंने देखा कि जब एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो है वो एक ग्रुप में रहता है, ग्रुप में, जैसे कि ये इंडिविजुअल है, जब वो एक ग्रुप में रहेगा, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है। सो जब वो ग्रुप में, यहाँ ये ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, तब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है, लेस रेशनल, मतलब रेशनली वो नहीं सोच पाता, मोर प्रोन टू एक्सट्रीम बिहेवियर, ईजिली स्टूमुलेट भी हो जाता है, ये ईजिली इन दोनों से स्टूमुलेट भी हो जाएगा। सो यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली ये तो नहीं बताया कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट का नाम नहीं दिया, बट यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली डी इंडिविजुअलाइजेशन की बात कर दी, डी इंडिविजुअलाइजेशन की इन्होंने बात कर दी है, जो कि आगे आएगा ग्रुप वाले चैप्टर में। ओके। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम भीड़ में होते हैं या भीड़ होती है और कहीं पे दंगा हो जाता है, तो ईजिली क्या होता है कि अगर एक ने पत्थर मारा तो बाकी सब भी पत्थर मारने लगते हैं बिना कुछ सोचे कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, अपने लीडर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो कि पॉलिटिकल जो दंगाई होते हैं या कि और दूसरी चीज़ें होती हैं, आतंकवादी लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने लीडर से ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो लेस रीजनल होते हैं और इस तरह से ये बिहेवियर कर जाते हैं। वो अपनी जो आइडेंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिटी, उसको खो देते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी को वो खो देते हैं। ओके। सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डाउट। देन इसके बाद हम आगे देखें तो द बिगिनिंग ऑफ द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड ऑल्सो बी अंडरस्टूड व्हाइल लुकिंग एट पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ डिसिप्लिन। सो आगे हम देखें कि डिसिप्लिन मीन्स कि अब विलियम मैकडूगल आ गए। कब आ गए? विलियम मैकडूगल आए। एंड दो चीज़ें हुई हैं इसके साथ, एक एडवर्ड रॉस जो थे 1908 कॉल्ड अ सोशल साइकोलॉजी एंड अदर विलियम मैकडूगल 1908 नेम द इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इन्होंने टेक्स्ट बुक दे दी, दोनों ने टेक्स्ट बुक दी, एक रॉस ने भी दी एंड मैकडूगल ने भी दी। दोनों ने कब दी? 1908 में दी। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन्होंने बुक पब्लिश कर दी। सो मैकडूगल और जी ये जो थे, रॉस जो थे, ये सोशियोलॉजिस्ट थे। सो इनका इतना ज़्यादा स्टडी प्रमोट नहीं हो पाई, बट जो मैकडूगल थे इन्होंने प्रॉपर सोशल साइकोलॉजी
के लिए कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर दिए थे। सो ये ज़्यादा पॉपुलर हो गए। सो मैकडूगल थ्योरी प्रपोज दैट इनबॉर्न इंसिस्ट आर द कॉज ऑफ सोशल बिहेवियर। सो मैकडूगल ने प्रपोज किया, इन्होंने क्या दिया कि जो हमारी इनबॉर्न इंसिस्ट होती हैं वही कारण है हमारे सोशल बिहेवियर का। सो इनबॉर्न क्या है, हम इन्नेट ही पैदा ही होते हैं अपनी इंसिस्ट मीन्स मूल प्रवृत्तियों से जो कि हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति होती है, एक बिहेवियर करने की एक टेंडेंसीज होती है। सो इन्होंने कहा जो हम इनबॉर्न इंसिस्ट जो है वही कॉज है हमारे सोशल बिहेवियर का। सो ये क्या है, इनबॉर्न इंसिस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेर है तो शेर शिकार करके ही खाना खाएगा, अपना पेट भरेगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं, अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हमारी वो इंसिस्ट है कि हम भी उस पर अटैक करेंगे या फिर उससे बचेंगे। सो ये हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति होती है, ये जन्म से ही होती है, इसको हम सीखते नहीं है। जैसे कि भूख लगी तो ऑब्वियस है कि मुंह में वो लार आने लगेगी या फिर वो खाना वाला चीज़ें आने लगेंगी, तो ये हमने सोचा नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है वो सीखता नहीं है, जब उसे भूख लगती है वो रोने लग जाता है। सो उसके अंदर वो इंसिस्ट है, पहले से इनबॉर्न है, इन्नेट है। सो वही कारण है हमारे सोशल बिहेवियर का अकॉर्डिंग टू मैकडूगल। ओके, सो सोशल बिहेवियर स्टीम होता है इन्नेट टेंडेंसी से और इंसिस्ट से। देन इसके आगे देखें, सो ये रॉस हैं, एडवर्ड रॉस जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंड विलियम मैकडूगल जो कि साइकोलॉजिस्ट है। इन दोनों ने ही सोशल साइकोलॉजी की बुक को पब्लिश किया था 1908 में। ये जो सन है ये याद रखना है, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में जब हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू ये सन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। सो ये वाले जो सन हमने करवाया ट्रिपलेट की जो एक्सपेरिमेंट कराया, देन इसके बाद एडवर्ड रॉस एंड विलियम मैकडूगल आए। सो इनके जो सन और इनके कॉन्सेप्ट ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो इसको याद रखना है, इसी तरह से याद करना है। देन इसके बाद 1908 के बाद क्या हुआ, 1924 द थर्ड बुक आ गई सोशल साइकोलॉजी की। किसने दी, फ्लॉयड आलपोर्ट ने ये बुक दिया था। ओके, फ्लॉयड आलपोर्ट पॉइंट द टर्म सोशल फैसिलिटेशन, जो कि सोशल फैसिलिटेशन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जो कि ट्रिपलेट ने स्टडी की थी, मींस एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, पर्टिकुलर नाम नहीं दिया था, सोशल फैसिलिटेशंस। ओके, सो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट ट्रिपलेट कर देते हैं, ट्रिपलेट का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ट्रिपलेट ने एक्सपेरिमेंट किया। देन इसके बाद इन्होंने नाम नहीं दिया। ओके, देन फ्लॉयड आलपोर्ट आए, इन्होंने पर्टिकुलर सोशल फैसिलिटेशन दे दिया। ओके, सोशल फैसिलिटेशन ये दे दिया। सो टू रेफर टू द, और ये निकल के कहाँ से आ गया, इनकी स्टडी से ही आया है, ट्रिपलेट की स्टडी से ही आया है ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के। सो टू रेफर टू द फाइंडिंग दैट प्रेजेंस ऑफ अदर, देखिए यही सेम चीज़ है कि जब प्रेजेंस होते हैं अदर सो इन्हेंस हो जाती है परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब अदर लोग उसके सामने होंगे या अदर लोग साथ में कंपटीशन कर रहे होंगे। ओके, सो देखिए ये सेम चीज़ है, साइकिलिस्ट वाला एग्जाम्पल यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू सोशल फैसिलिटेशन थियरी साइकिलिस्ट टेंड टू राइडर फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर अपोनेंट देन व्हेन अ कंपीटिंग अगेंस्ट टाइम। सो सेम चीज़ हो गई कि जब कंपटीशन में होते हैं तब हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं बजाय खुद अकेले होने से। ओके, सो अभी तक आई होप ये सारा एक्सपेरिमेंट एंड ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। देन इसके बाद हम देखते हैं व्यू, सोशल बिहेवियर वाज स्टेम फ्रॉम मैनी डिफरेंट फैक्टर इंक्लूडिंग प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन एंड स्पेसिफिक एक्शंस। सो इन्होंने ऑलपोर्ट जो फ्लॉयड ऑलपोर्ट है, हाँ एक बात और ध्यान देना है कि ये फ्लॉयड ऑलपोर्ट है ये अलग है, और गोल्डन ऑलपोर्ट जो कि हमारे पर्सनालिटी में है वो अलग से होंगे, ये दोनों कजिन हैं। ओके, देन इसके बाद देखें, सो इन्होंने यही कहा था, सोशल फैसिलिटेशन का कॉन्सेप्ट दिया। देन साथ ही साथ इन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट दिए कि जो सोशल बिहेवियर, जैसे कि मैकडूगल बोल रहे थे कि हमारा जो सोशल बिहेवियर है, मैकडूगल
जो बोल रहे थे वो इंसिस्ट से आता है, हमारा सोशल बिहेवियर इंसिस्ट से आता है। बट इन्होंने फ्लॉयड आलपोर्ट ने क्या कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ इन्नेट है और हमारे जन्म से ही आ रही हैं, कुछ और भी बिहेवियर हैं जो मैनी अदर फैक्टर से भी आते हैं। वो कौन से हैं? प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन, कि अदर पर्सन प्रेजेंस है, एंड स्पेसिफिक एक्शंस। और इन्होंने एम्फेसाइज किया वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन पे, इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। एंड कंटेन डिस्कशन ऑफ द एक्चुअल रिसर्च दैट हैड बीन कंडक्ट ऑन सच टॉपिक, इन्होंने कन्फर्मिटी की भी बात की। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अदर इमोशन फ्रॉम द फेशियल एक्सप्रेशन एंड देयर द इम्पैक्ट ऑफ ऑडियंस द टास्क परफॉर्मेंस, सेम वही चीज़ आ जाती है। एंड ऑलपोर्ट व्यू इज मच क्लोजर इन मॉडर्न ओरिएंटेशन। सो ऑलपोर्ट की व्यू के अकॉर्डिंग मॉडर्न ओरिएंटेशन निकल के आया सोशल साइकोलॉजी में, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि मैकडूगल ने बोला था कि इंसेस्ट ही है जो है, उसकी वजह से ही हम बिहेव कर रहे हैं, उसकी वजह से ही सोशल बिहेवियर निकल के आ रहा है। बट जब फ्लॉयड आलपोर्ट आया, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमारी इंसेस्ट ही है, कुछ अदर फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं जिससे कि वो चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे कि सोशल फैसिलिटेशन का कॉन्सेप्ट दिया, कन्फर्मिटी पे भी थोड़ी बात की, और इन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंट करो और कॉज देखो कि कौन कौन सी कॉज है हमारे सोशल बिहेवियर को निकालने के लिए। सो यहाँ से मॉडर्न व्यू या मॉडर्न ओरिएंटेशन शुरू हुआ सोशल साइकोलॉजी का। देन यहाँ तक क्लियर होता है। देन इसके बाद अगर हम सोशल साइकोलॉजी एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद देखें कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सोशल साइकोलॉजी कितनी ग्रोथ में आई, क्या हुआ। सो यहाँ पे 1939 एंड 1945 के दौरान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। सो सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टार्टेड टू टेक अप रिसर्च इन द एरिया ऑफ ग्रुप मोरल, परसुएशन, कम्युनिकेशन एंड प्रोजुडाइज। सो वर्ल्ड वॉर के टाइम में ऑब्वियस है कि काफ़ी खून खराबा भी हो गया था, किसी का मोरल भी डाउन था, तो कुछ प्रोजुडाइज भी हो गए थे, मीन्स कि निगेटिव चीज़ें रख ली थी, ओपिनियन बना लिया था अदर ग्रुप के साथ, अदर कम्युनिटी के साथ, अदर ग्रुप के साथ। सो इन्होंने यहाँ से ये स्टडी और भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरह से लोग परसुएट हो रहे हैं अपने लीडर से और ये खून खराबर कर रहे हैं, किस तरह से लोग नेगेटिव फीलिंग या ओपिनियन लिए हैं दूसरे अदर कम्युनिटी या दूसरे अदर ग्रुप के लिए, किस तरह से लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वाली चीज़ें भी कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें उस दरमियान में निकल के आईं। देन इसके बाद क्या हुआ, कर्ट लुएन आए जो कि फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी माने जाते हैं। ओके, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी ये माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जो फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। देन इन्होंने क्या किया, डेवलप अ थ्योरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, environment and their personal characteristics and how these combine produce social behavior and also a different style of leadership. सो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक फील्ड थ्योरी भी डेवलप की, फील्ड थ्योरी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आई होप पढ़ेंगे। सो इन्होंने थ्योरी दी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शंस करते हैं अपने सोशल एनवायरनमेंट में, किस तरह से उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन होती हैं और प्रोड्यूस करते हैं वो सोशल बिहेवियर को। सो क्या है, इन्होंने एक सोशल सिचुएशन, ये सोशल सिचुएशन है, इसमें एक दूसरे से लोग किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से उनके बिहेवियर निकल के आ रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप की भी बात की थी। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हो। देन इसके बाद देखें मुजफ्फर शरीफ एंड सोलोमन एस की स्टडी आती है 1952 में। इन्होंने स्टडी की थी कन्फर्मिटी पे, कि किस तरह से हम कन्फर्म कर जाते हैं अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग कि हमें मैच होना है, किस तरह से हम ओबे कर जाते हैं रूल अपने लीडर्स का, तो क्यों कन्फर्म करते हैं। तो इन्होंने कन्फर्मिटी की स्टडी मुजफ्फर शरीफ और सोलोमन एस ने की है, और इन दोनों का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इनसे क्वेश्चंस भी बहुत डीप में बनते हैं। ओके, सो आने वाले लेक्चर में हम इस पर फोकस भी करेंगे। देन इसके बाद न्यूकॉम आए, इन्होंने कंडक्ट किया स्टडी ग्रुप नॉर्म्स की, ग्रुप के रूल रेगुलेशन क्या होते हैं उन पे इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया।
सो ये जो हमने ये अकॉर्डिंग टू ईयर्स लिखे हैं और इनके नाम लिखे हैं, ये इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है कि पहले कौन आया, 1908 में कौन आया था, फिर कौन आया, फिर कर्ट लुईन आया, मुजफ्फर सैर पे आया। तो इसी सीक्वेंस में इन्हें याद करना है और इसी सीक्वेंस में हमने इनकी स्टडी को भी रखा है। ओके, देन इसके बाद देखें आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के कगार में था तब क्या था। सो सोशल साइकोलॉजी विटनेस अ गोल्डन एरा, तब सोशल साइकोलॉजी का गोल्डन एरा चल रहा था। इस दरमियान में लुईन फिस्टिंगर आए 1957 में, जो कि कर्ट लुईन के स्टूडेंट थे। ये स्टूडेंट किसके थे, कर्ट लुईन के, जो कि फील्ड थ्योरी दी, जो कि फादर हैं सोशल साइकोलॉजी के। सो इन्होंने भी पब्लिश किया बुक्स और इन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो कि हमने बेसिक सोशल साइकोलॉजी की क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट कवर किए थे। सो यही सारी चीज़ें अब देखो यहाँ से स्टार्ट भी हो गई और फिर ये पर्टिकुलर इनके चैप्टर भी हैं। सो इस तरह से इसको हम आगे देखेंगे। सो इन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, इन विच ही आर्ग्यू दैट व्हेन पीपल होल्ड अपोजिंग एटीट्यूड दे एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट फीलिंग्स, देन पीपल आर मोटिवेट टू रिड्यूस दीज अनप्लीजेंट फीलिंग्स। सो इन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है कि एक एटीट्यूड ये है, एटीट्यूड एंड दूसरा एटीट्यूड एंड हमारा बिहेवियर, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में मिसमैच होता है। ओके, इन दोनों में मिसमैच होता है, मिसमैच होता है। इस वजह से हमें अनईजी सा फील होता है, अनकंफर्टेबल सा फील होता है और अनप्लीजेंट फीलिंग्स निकल के आती हैं और अनप्लीजेंट सी फीलिंग्स निकल के आती हैं। बट ये हमेशा नहीं हो सकता क्योंकि इसको हमें रिड्यूस भी करना होता है, ये अनप्लीजेंट फीलिंग। सो हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए या तो अपने एटीट्यूड के चेंज कर लेते हैं या फिर हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव डिसोनेंस में क्या है कि हमारा एटीट्यूड क्या है कि हम रिश्वत नहीं लेते या फिर हम स्मोक नहीं करते, बट बिहेवियर में क्या निकल के आ रहा है कि हम रिश्वत भी लेते हैं और हम स्मोक भी कर रहे हैं छिप छिप के। सो यहाँ पे हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर मिसमैच है, सेम नहीं है। ओके, इस वजह से हमें अनईजी भी फील हो रहा है और अनप्लीजेंट फीलिंग भी आती है। तो लंबे टाइम तक ये नहीं हो पाता है, इस वजह से ये फीलिंग को रिड्यूस भी करना होता है, हटाना भी पड़ता है। तो या तो हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर लें कि नहीं स्मोकिंग अच्छी है या रिश्वत लेना अच्छा है, तब तो हम ये बिहेवियर कंटिन्यू चला सकते हैं, या फिर हम अपने बिहेवियर को ही चेंज कर ले कि नहीं आज से हम रिश्वत नहीं लेंगे, आज से हम स्मोक नहीं करेंगे। सो इस तरह से ये रिड्यूस हो जाती हैं। और भी फैक्टर्स होते हैं इनको रिड्यूस करने के लिए जो हम पर्टिकुलर इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, देन इसके बाद देखें हम तो आ जाते हैं जॉन जॉन वेब लताने एंड जॉन, एक सेकेंड, हाँ, जॉन डर्ले एंड वेब लताने 1968 में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने डेवलप अ मॉडल दैट हेल्प एक्सप्लेन व्हेन पीपल डू एंड डू नॉट हेल्प अदर इन नीड। इन्होंने प्रो सोशल बिहेवियर पे काम किया। ओके, प्रो सोशल बिहेवियर पे कि एक पर्सन है वो किसी दूसरे की हेल्प कर देता है और कोई कोई पर्सन ऐसा भी होता है जो हेल्प नहीं करते। तो वो ऐसा क्यों होता है कि एक पर्सन हेल्प कर देता है बट दूसरे नहीं कर पाते। सो इन्होंने प्रो सोशल की बात की। देन इसके बाद फिलिप जिम्बार्डो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिसेंट पेपर में ये वाला आया भी था, ये इस पे पूरा पैराग्राफ बना हुआ था। ओके, सो इन्होंने कौन सी स्टडी की, इन्होंने 1973 में इस वेल नोन पेरिजन स्टडी, ये मैच द कॉलम में भी आ जाता सीधा सीधा कि फिलिप जिम्बार्डो ने क्या दिया, तो पेरिजन स्टडी दिया। इन्होंने क्या दिया था, फाउंड दैट इंट्रैक्शन ऑफ मेल कॉलेज स्टूडेंट who were recruited to play a role of guard and prison in a stimulate prison become so violent that is stay and terminate early year। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इन्होंने एक स्टडी की थी, पेरिजन स्टडी की थी। इसमें इन्होंने एक गार्ड को भी रखा था, इन्होंने पेरिजन स्टडी की, पेरिजन स्टडी की, इन्होंने गार्ड को भी रखा, गार्ड को भी रखा था एंड जो कैदी हैं उनको भी रखा था। एक तरह से पेरिजन बना के इन दोनों को रख लिया था। सो इन्होंने क्या देखा कि जो गार्ड हैं वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बिहेवियर कर रहे थे कैदी के लिए। एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट था ये
इसमें कई सारे इथिक्स भी टर्मिनेट हुए थे। ओके, सो यहाँ पे ये जो कैदी बनाए गए थे ये कैदी नहीं थे, ये स्कूल के ही बच्चे थे, सॉरी कॉलेज के ही बच्चे थे, और गार्ड भी कॉलेज के बच्चे थे। बट इन्होंने क्या देखा कि जो गार्ड के रोल में है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो रहे थे कैदी के प्रति। ओके, सो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था इसे रोकना भी पड़ा था, क्योंकि इसमें कई सारे इथिक्स भी ब्रेक डाउन हो रहे थे और जो कैदी थे उनका बहुत ज़्यादा मोरल कम हो गया था। बट इससे ये पता चलता है कि जो हम सोशल रोल हम निभाते हैं अपने लाइफ में वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। सो इस पे ये स्टडी थी, एंड इसकी स्टडी इन डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। ओके, देन इसके बाद देखें स्टैनले मिलग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने मिलग्राम में स्टडी की थी ओबीडेंस पे, सोशल इन्फ्लुएंस में जो आता है कि सो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फर्मिटी प्रेशर इन द सोशल ग्रुप एंड हाउ पीपल अथॉरिटी कुड क्रिएट ओबीडेंस। से इन्होंने ओबीडेंस की बात की थी कि किस तरह से हम कंफर्म कर जाते हैं, एक सोशल ग्रुप के प्रेशर में आके हम उसे कंफर्म कर जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक हाउसवाइफ है, सो उसकी वो हाउसवाइफ जो होती है वो अकेले में अपने हस्बैंड से इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं करती, बट अगर इन लॉज के सामने आती है तो वो उस प्रेशर में आके तुरंत कंफर्म कर जाती है कि हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हो। सो इस तरह से वो कंफर्म कर जाती है। देन इन्होंने इस पे बात किया। देन इसमें अथॉरिटी, जो हमारे अथॉरिटी फिगर होते हैं जैसे कि टीचर्स होगा, पेरेंट्स होगा, उनकी चीज़ें हम किस तरह से ओबे करते हैं और किस तरह से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसके पीछे के कॉजेस क्या होते हैं। सो ये सारी स्टडी इन्होंने की थी ओबीडियंस पे। ओके, देन इसके बाद आ जाते हैं वर्कोविट्स, इन्होंने स्टडी की थी ह्यूमन एग्रेशन, कि ह्यूमन एग्रेसिव क्यों हो जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से कॉजेज होते हैं, और कि वो एग्रेशन में आ जाता है। सो ये एग्रेशन की स्टडी वर्कोविट्स ने किया था। सो ये सारे ये सन हैं, इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही लगाए हैं और इसी तरह से इसे याद भी रखना है। ओके, सो इन शॉर्ट में अगर अभी तक जो भी हमने पढ़ा, अगर इसको हम समरी के रूप में देखें तो इस टेबल से हम इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या हम पढ़ के आए हुए हैं, विथ सीक्वेंस में हमें लगाना है। और इस टेबल में हमने पूरा सीक्वेंस ही फॉलो किया है और जो स्लाइड भी बनी है वो भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही बनी है। ओके, सो देखें द बिगनिंग में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1897 में नॉर्मन ट्रिपलेट आ गए थे, जिन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था कि हाउ सोशल फोर्स अफेक्ट बाइसिकल रेसिंग, कि किस तरह से जो सोशल फोर्स हैं वो अफेक्ट करती है हमारे बाइसिकल रेसिंग पे, कि जो ऑडियंस बैठे हुए हैं साथ में कंपटीटर भी हमारे साथ रेस कर रहे हैं, तब उसका इफेक्ट क्या होता है। सो ये नॉर्मन ट्रिपलेट में ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था। देन उसके साथ पेरिस में लेव गेस्टब ली वॉन आ गए, इन्होंने पब्लिश किया था और इन्होंने क्राउड बिहेवियर पे अपना एनालिसिस किया था, या इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि क्राउड बिहेवियर किस तरह से होता है। जैसे कि इन्होंने बोला कि क्राउड में जब होते हैं तब जो इंडिविजुअल होता है वो लेस रेशनल होता है, वो सोच नहीं पाता, रेशनल होता है, इमोशनल हो जाता है। सो इन्होंने इस पे स्टडी किया था और इनडायरेक्टली इन्होंने डी इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को ट्रिगर कर दिया था। देन इसके बाद आ जाते हैं, हमारी बुक आ गई थी, बुक पब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी यहाँ से। सो जो एडवर्ड रॉस हैं एंड विलियम मैकडूगल, इन्होंने 1908 में, दोनों ने 1908 में मैकडूगल एंड रॉस एंड मैकडूगल ने बुक दिया था सोशल साइकोलॉजी की, इन्होंने दोनों ने बुक दे दी। देन मैकडूगल का फोकस किस पे था, इंसिस्ट पे, कि जो हमारी इंसिस्ट होती हैं, इनबॉर्न इननेट टेंडेंसी होती हैं, वही कॉज होती हैं हमारे सोशल बिहेवियर का। ओके, सो जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है। जैसे कि शेर है, अगर वो शिकार नहीं करे, मांस नहीं खाए तो वो नहीं जी पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उनकी अपनी इंसिस्ट है, उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं। ओके, सो इन्होंने इस पे फोकस किया था। देन इसके बाद
1944 में थर्ड बुक आई थी सोशल साइकोलॉजी की, जो कि फ्लॉयड आलपोर्ट ने दी थी। इन्होंने क्या बोला कि सोशल फैसिलिटेशन पे इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है जो मैकडूगल ने बोल दिया कि इंसेस्ट ही सब कुछ है, उसी से ही हमारा सोशल बिहेवियर निकल के आता है। इन्होंने कहा कुछ अदर फैक्टर भी हैं, उनको सर्च करो, देन एक्सपेरिमेंट करो और निकालो कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा सोशल बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है और हम सोशल बिहेवियर करते हैं। सो यहाँ से इन्होंने एक मॉडर्न व्यू दे दिया था, एक मॉडर्न व्यू दे दिया था हमारी सोशल साइकोलॉजी के लिए। ओके, देन इसके बाद अगर हम देखें कि सोशल साइकोलॉजी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दरमियान में कौन कौन सी चीज़ हुई, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए। सो मुजफ्फर सेरेफाई सबसे पहले इन्होंने कन्फर्मिटी की बात की। देन कर्ट लुएन आए, इन्होंने लीडरशिप एंड ग्रुप प्रोसेस की बात की। इन्होंने ही फील्ड थ्योरी भी दी थी, फील्ड थ्योरी भी इन्होंने दी। देन न्यूकॉम आए, इन्होंने कंडक्ट द स्टडी ऑफ ग्रुप नोम्स पे इन्होंने काम किया। देन सोलोमन एस ने कन्फर्मिटी पे काम किया। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो सन है वो हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाए हैं, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको याद भी रखना है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखें, आगे क्या है, आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के टाइम कौन कौन से कॉन्सेप्ट निकल के आए, ये गोल्डन एरा माना जाता है सोशल साइकोलॉजी के लिए, गोल्डन एरा। ओके, गोल्डन एरा माना जाता है। सो लुइन फिस्टिंगर आए 1957 में, जो कि कर्ट लुइन के स्टूडेंट थे। इन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी दी। ओके, जॉन डर्ली एंड वेब लताने ने प्रो सोशल बिहेवियर पे वर्क किया। देन फिलिप जिम्बार्डो जो 1973 में आए थे, इन्होंने पेरिजन स्टडी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्टैनली मिलग्राम ने ओबीडियंस पे वर्क किया। देन वर्कोविट्स ने वर्क किया ह्यूमन एग्रेशन पे। सो ये समरी आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ये 2 पेजेस की समरी है, जो कि अभी तक जो भी पढ़ा इसमें समराइज है पूरा। सो आप इस पे इन दोनों स्लाइड से भी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद अगर हम आगे देखें कि इसके बाद क्या हुआ, किस तरह से हमारी सोशल साइकोलॉजी की ग्रोथ हुई और आगे। सो 1970, 80 एंड 19 के दरमियान 2 कॉन्सेप्ट निकल के आए। एक है जेंडर डिफरेंसेस, देन सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। सो जेंडर डिफरेंसेस में देखें, सो जेंडर डिफरेंसेस में क्या है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच बिहेवियर ऑफ वुमेन एंड मैन एक्चुअली डिफर। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया कि वुमेन एंड मैन एक दूसरे से किस तरह से डिफर है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैन की हाइट वुमेन से ज़्यादा होती है, मैन जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वुमेन इमोशनल होती हैं, उनमें नर्चरिंग वाला ट्रेट्स ज़्यादा होता है। सो इस तरह से इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंस जो है उसको हम देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं पर्टिकुलर, और इन डिफरेंसेस की बेसिस पे जिसकी जो भी क्वालिटीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंस देख रहे हैं तो हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि ये बेटर है ये बेटर नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों की अपनी अपनी चीज़ें हैं, दोनों की अपने अपने ट्रेड्स हैं जो कि बहुत अच्छे भी हैं, और जो अच्छे ट्रेड्स हैं उनको इन्हेंस करना है, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें इन्हेंस होगी तभी सोसाइटी एक अच्छे वे में क्रिएट होगी। सो इसमें हम इसी को देखते हैं जेंडर डिफरेंसेस में कि मेल में कौन सी चीज़ें जो है, कौन से ट्रेट्स हैं, देन वुमेन में कौन से ट्रेट हैं, किस तरह से एक दूसरे से डिफर हैं और किस चीज़ों को हमें और इन्हेंस करना है। ओके, सो ये डिफरेंसेस को देखते हैं। देन इसके बाद आ जाता है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, ये जो कि नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव वाला है। इसमें क्या है, स्टडी इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव स्टेरियोटाइप। इसमें होता है कि नेगेटिव स्टेरियोटाइप होता है कंसर्निंग द ट्रेट अपोजिंगली प्रोसीड बाय द जेंडर, मतलब जेंडर के प्रति इसमें नेगेटिव स्टेरियोटाइप हम बना के बैठ जाते हैं। जैसे कि वुमेन है वो खेती नहीं कर सकती, या वुमेन है वो रिक्शा नहीं चला सकती। ओके, सो ये एक वुमेन है जो स्कूटी नहीं चला सकती, सो लड़कियां हैं जो स्कूटी नहीं चला सकती। सो ये एक नेगेटिव स्टेरियोटाइप उन पे थोप दिया जाता है या रख दिया जाता है, जो कि दूसरे लोग बना लेते हैं। सेम एज वैसे ही जैसे कि मेल के लिए है कि अरे तुम तो लड़की हो, तुम रो कैसे सकते हो, रोना नहीं है, रो कैसे सकते हो। सो ये सारी चीज़ें क्या है, एक स्टेरियोटाइप हम एक दूसरे के लिए बना देते हैं।
यहाँ से सेक्स डिस्क्रिमिनेशन में ये आ जाता है। देन जेंडर डिफरेंस में सिर्फ ओनली हम डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद अगर हम देखें आगे क्या है, आगे है कि सोशल साइकोलॉजी। यहाँ तक हमारा जो है ये पूरा बेसिक जो फील्ड है हमारा सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है। देन इसके बाद और भी चीज़ें हैं एडवांस, कि सोशल साइकोलॉजी एडवांस एट द बाउंड्री, कि सोशल साइकोलॉजी और कितने एडवांस में फैली हुई हैं, कहाँ कहाँ इनकी चीज़ें, कहाँ कहाँ इनके कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी में स्कोप क्या है, उनके ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं। मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस का भी रोल है। देन रोल ऑफ इमोशंस, रिलेशनशिप, सोशल न्यूरोसाइंस, इम्प्लिक्ट प्रोसेस, देन मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं आगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले कॉग्निटिव प्रोसेस पे देखें कि कॉग्निशन एंड बिहेवियर टू साइड ऑफ द सेम सोशल कॉइन। सेम सोशल कॉइन के दो पहलू हैं। क्या है, इन द पास्ट सोशल साइकोलॉजिस्ट कुड बी डिवाइड टू डिस्टिंक्ट ग्रुप। जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे वो दो ग्रुप में डिवाइड थे। जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे वो दो ग्रुप में डिवाइड थे। एक क्या था, सोशल बिहेवियर एक ग्रुप था, देन एक था सोशल कॉग्निशन। सोशल बिहेवियर वाले क्या बोल रहे थे, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि हाउ पीपल एक्ट इन सोशल सिचुएशन। सिंपली ये देख रहे थे कि एक सोशल सिचुएशन, सोशल एनवायरनमेंट में एक पर्सन किस तरह से एक्ट करता है। ओके। देन दूसरी तरफ सोशल कॉग्निशन वाले क्या देख रहे थे कि हाउ पीपल अटेम्प्ट टू मेक सेंस आउट ऑफ द सोशल वर्ल्ड। किस तरह से पीपल जो है वो अपने सोशल वर्ल्ड को सेंस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड समझ रहे हैं एक दूसरे को। वो कैसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉग्निशन का रोल था, यहाँ पे बिहेवियर का। दो अलग अलग चीज़ थी, दो अलग अलग लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट पे स्टडी कर रहे थे और इंटरेस्टेड थे। देन इन मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बिहेवियर एंड कॉग्निशन आर सीन इंटीमेटली एंड कंटिन्यूसली लिंक। इन्होंने बोला कि ये दोनों चीज़ जो हैं वो लिंक है, ये अलग अलग नहीं है, लिंक है। जब दोनों एक साथ मिलके काम करेंगी तब जाके हमारा सोशल बिहेवियर निकल के आएगा। इन्होंने कहा कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई पीपल बिहेव इन सर्टेन वे इन सोशल सिचुएशन विदाउट कंसीडरिंग थॉट, मेमोरी, इंटेंशंस। क्या है, इन्होंने ये बोला कि हम सोशल बिहेवियर कर रहे हैं, हम सोशल बिहेवियर जो कर रहे हैं उसमें हम सिंपली यही नहीं देखेंगे और विदाउट कंसीडर कि उसके थॉट कैसे चल रहे हैं, मेमोरी, इंटेंशंस क्या है। इन्होंने कहा कि इन दोनों की स्टडी करो। ये दोनों साथ क्लब होके ही फिर स्टडी होना स्टार्ट हो गया कि सोशल बिहेवियर जो हम कर रहे हैं एक एनवायरनमेंट में, उसमें साथ ही साथ उस इंडिविजुअल का थॉट, फीलिंग्स एंड मेमोरी, इमोशन, इंटेंशन, ये सारी चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, इन पे भी स्टडी होना स्टार्ट हो गया। देन रोल ऑफ इमोशंस में क्या है, कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट फीलिंग्स। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपकी लाइफ विदाउट फीलिंग हो, विदाउट इमोशन हो, विदाउट मूड हो तो आपको कैसा फील होगा? प्रोबेबली नॉट। ऐसा किसी के साथ नहीं, क्योंकि हर इंसान की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं एंड मूड है। टू इज़ अ वेरी सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ and life more generally. Emotion play a key role in many aspects of social life. Emotion हर एक जीवन के पहलू में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। यहाँ पे भी इमोशन, और फिर बात हुई सोशल लाइफ की तो इमोशन वहाँ आना लाजमी है। फॉर इंस्टेंस इमेजिन दैट यू वांट अ फेवर फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ एक्यूसेंस, व्हेन वुड यू आस्क फॉर इट? व्हेन दिस अ पर्सन गुड या बैड मूड। अगर इमेजिन करो कि अगर आपको अपने दोस्त से किसी चीज़ में फेवर चाहिए तो आप कब उसके से फेवर मांग पाओगे, गुड मूड में या बैड मूड में? रिसर्च फाइंडिंग इंडिकेट, रिसर्च ने क्या इंडिकेट किया कि दैट यू वुड बी मच बेटर व्हेन द पर्सन इज गुड मूड, बिकॉज पॉजिटिव मूड और अफेक्ट डू इंक्रीज अवर टेंडेंसी टू ऑफर द हेल्प ऑफ अदर। जब हम ज़्यादा खुश होते हैं या हम पॉजिटिव मूड में होते हैं तो होता है कि इंक्रीज़ हो जाती है टेंडेंसी कि हम अदर की हेल्प और ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, अदर को फेवर और ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। इस तरह से इसमें रोल ऑफ इमोशन कि इमोशंस उस टाइम पर उस पर्सन का कैसा है जब हम फेवर मांगने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे सोशल लाइफ में या सोशल साइकोलॉजी में।
देन इसके बाद आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या है कि रिलेशनशिप विथ अदर आर इट्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोशल लाइफ। हमारे सोशल लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हमारा रिलेशनशिप है। जैसे कि एक मकान को, एक घर को बनाने के लिए ईंट लगती है, उसी तरह से हमारी जो सोशल लाइफ है उसको बनाने के लिए रिलेशनशिप होते हैं। सोशल लाइफ में ईंट का काम एक रिलेशनशिप करते हैं, कि रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स से, रिलेशनशिप हमारे फ्रेंड्स से, रिलेशनशिप हमारे टीचर से, देन कलीग से। तो ये सारी जो रिलेशनशिप हैं वो हमारी एक सोशल लाइफ क्रिएट करती हैं। जैसे कि ये फ्रेंड हो गया, फ्रेंड से रिलेशनशिप, ये टीचर से रिलेशनशिप, कलीग से रिलेशनशिप। सो ये सब मिलके हमारी सोशल लाइफ को बनाएंगे। ओके, सो सोशल लाइफ में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सोशल साइकोलॉजी फोकस भी कर रही है इस वाले कॉन्सेप्ट को, कि कैसे हाउ द रिलेशनशिप डेवलप, कैसे हम अपने सोशल लाइफ में रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, कैसे वो रिलेशनशिप चेंज होते हैं, स्ट्रेंथेड भी होते, बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, देन एंड भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम किसी भी रिश्ते में जाते हैं, सो वो रिश्ता जैसे कि फ्रेंडशिप का रिश्ता है, सो वो जैसे कि कॉलेज में गए तो वो किस तरह से डेवलप हुआ, देन चेंज हुआ, कई सारे अप एंड डाउन्स आए, सो चेंज हुआ, देन चेंजेस के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ी, देन एंड भी हो गया, कि कभी कभी ब्रेकअप भी हो जाता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? तो मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग ये ट्रेंडी टॉपिक है, ट्रेंड में है कि ऐसा होता क्यों है। सो रिलेशनशिप सोशल साइकोलॉजी में अपना रोल प्ले करता है। देन इसके बाद देखें, सोशल न्यूरोसाइंस में क्या है कि इन अ बेसिक सेंस एवरीथिंग वी डू, फील, इमेजिन और क्रिएट रिफ्लेक्ट एक्टिविटी विद इन आवर ब्रेन। मतलब कि जो भी हम सेंस कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं, जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ रिफ्लेक्ट हमारे कहाँ से हो रही हैं? ब्रेन से। ये है ब्रेन, ये है ब्रेन। सो सारी चीज़ रिफ्लेक्ट हमारे ब्रेन से ही हो रही है। सो आर यू गुड मूड या बैड मूड, वाट एवर यू आर फीलिंग ऑल्सो रिफ्लेक्ट एक्टिविटी इन योर ब्रेन एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। सो इन्होंने कहा कि अगर हम गुड मूड में हैं या बैड मूड में हैं, सो इस टाइम पे रिफ्लेक्ट होती हैं। किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है हमारा ब्रेन, बायोलॉजिकल प्रोसेस किस तरह से चलती है। सो इस पे सोशल न्यूरोसाइंस वर्क करती है। सोशल न्यूरोसाइंस ये सारी चीज़ें देखती हैं कि सोशल साइकोलॉजिस्ट यूज द सेम बेसिक टूल अदर साइंटिस्ट द स्टडी इवेंट ऑफ ब्रेन यूज एफएमआरआई। जैसे कि इन्होंने एफएमआरआई यूज़ करना शुरू कर दिया, अदर काइंड ऑफ ब्रेन स्कैन एंड अदर न्यूरल एक्टिविटी इवन चेंज इन इम्यून सिस्टम in the order and determine how these event are released the important social process। मीन्स क्या है कि हमारी जो न्यूरल एक्टिविटी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी सोशल लाइफ को। सो ये सारी चीज़ें कि सोशल में हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, और जब हम बिहेव कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे ब्रेन में किस तरह से प्रोसेस चल रही हैं। सो ये सारी स्टडी हमारी सोशल साइंस वाले करते हैं। ओके, देन इसके बाद फॉर एग्जांपल देखें कि मिरर न्यूरॉन्स प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन एम्पैथी। मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जैसे कि हम कॉपी करते हैं किसी को, कोई डांस कर रहा है तो सेम हमें वो डांस सीखना है तो हम उसको कॉपी करेंगे। तो ये कॉपी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मिरर न्यूरॉन्स होती हैं, और मिरर न्यूरॉन्स जो होती है ये फ्रंटल लोब में होती हैं, ओके, और सबसे ज़्यादा मिरर न्यूरॉन्स प्ले करते हैं की रोल किसमें? एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? जब हम किसी की फीलिंग को सेम उसी की फीलिंग जितना ही हम उसे फील करते हैं, जैसे कि सामने वाला फील कर रहा है उतना ही हम भी फील करते हैं उस चीज़ को। सो वो क्या है? एम्पैथी। सो एम्पैथी के टाइम में मिरर न्यूरॉन सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। ओके, सो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट भी आ सकता है। देन इसके बाद देखें implict non-conscious process in many cases we really don't know why we think or behave as we do in social situation। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी सोशल सिचुएशन में हम बिहेव कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमने क्यों किया। तो उस टाइम पे हमारा अनकॉन्शियस माइंड वर्क कराता है। सो इस पे भी स्टडी हमारी सोशल साइकोलॉजी में होती है कि अवर थॉट एंड एक्शन आर शेप्ड बाय द फैक्टर एंड प्रोसेस ऑफ विच वी आर ओनली डिमली अवेयर एंड विच ऑफन द टेक प्लेस इन ऑटोमेटिक मैनर विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट
इंटेंशंस ऑन आवर पास्ट। सो ये हम बहुत कम डिमली अवेयर होते हैं, हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते कि ये हमने किया है तो क्यों किया, ये बिहेवियर हमने कर दिया तो क्यों कर दिया। सामने वाला आया कोई नीची जाति से है और हमने उससे छुआछूत मान लिया तो ये क्यों माना। सो इसमें हम डिमली अवेयर हैं, बट ये अनकॉन्शियसली हम इससे ऑपरेट हो जाते हैं, अनकॉन्शियसली फोर्स होती हैं जो हमें करती हैं। तो इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से ये निकल के आती हैं, किस तरह से फॉर्म होती हैं, सो ये सारी चीज़ें हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। देन इसके बाद मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है ये मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। ये हमारे थेरेपी वाले में भी आता है, जहाँ पे मल्टीकल्चरल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो सोशल साइकोलॉजी भी अडॉप्ट करता है मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव को। इसमें क्या है कि वन दैट रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर, कि जेंडर क्या है, एज क्या है, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड डिसेबिलिटी, सोशल क्लासेस, रिलीजियन, ओरिएंटेशन एंड मैनी अदर सोशल ग्रुप डायमेंशन। सो इसमें क्या है कि हम कई सारे कल्चर से सोशल लाइफ जो है, हमारी सोशल लाइफ ये कई सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है कि हमारी एज क्या है, हमारे अगल बगल का माहौल क्या है, कल्चर क्या है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन रिलीजियस क्या है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, सो ये अलग अलग रिलीजियंस है, सो उस तरह से ही हमारी सोशल लाइफ आगे जाएगी। देन ग्रुप क्या है, हमारे आसपास किस तरह के ग्रुप हैं, कम पढ़े लिखे वाले का ग्रुप है या ज़्यादा पढ़े लिखे वाले, हाई सोसाइटी है, लो सोसाइटी, किस तरह का ग्रुप है, एथनिसिटी क्या है, रेसेस क्या है। सो ये सारी चीज़ें मल्टीकल्चरल्स में आ जाती हो, ये किस तरह से इफेक्ट डालती हैं हमारी सोशल लाइफ को। सो इस पे स्टडी भी आज के टाइम में सोशल साइकोलॉजी करती है, ट्रेंडी टॉपिक है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद कुछ हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को देखें। फर्स्ट क्वेश्चंस अगर हम देखें सो क्या है फर्स्ट क्वेश्चंस, द फर्स्ट पब्लिश्ड सोशल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्ट बाय द रिसर्चर। सोशल साइकोलॉजी में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया था, फ्लॉयड आलपोर्ट, गोल्डन आलपोर्ट, मैक्स रिटमैन एंड नॉर्मन ट्रिपलेट, किसने किया था, गेस। सो इसका आंसर है नॉर्मन ट्रिपलेट, जो कि हमने पढ़ा था कि नॉर्मन ट्रिपलेट ने सबसे पहले सोशल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया था वाई स्किल्स वाला। ओके, देन इसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन पे जाएं कि हु पब्लिश द फर्स्ट सोशल साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक, सबसे पहले सोशल साइकोलॉजी की बुक किसने दिया था। सो पहला है फ्लॉयड आलपोर्ट, विलियम मैकडूगल एंड एडवर्ड रॉस। सो इसका आंसर हो जाता है डी, कि विलियम मैकडूगल, इन्होंने इंसिस्ट की भी बात की थी, जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, ये सोशियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने दोनों ने अपनी अपनी बुक पब्लिश की थी सबसे पहले 1908 में। ओके, देन फ्लॉयड आलपोर्ट ने बाद में की थी 1942 के समथिंग किया था। ओके, सो यहाँ तक ये क्लियर है। यहाँ पे नॉर्मल ट्रिपलेट आ जाते हैं, देन नॉर्मल ट्रिपलेट, देन यहाँ पे विलियम मैकडूगल एंड एडवर्ड रॉस। देन इसके बाद अगर हम देखें, ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ से ये मैंने उठाया है। सो हु प्रूव दिस ऑब्जर्वेशन दैट साइकिलिस्ट सीम्स टू राइडर फास्टर व्हेन दे रेस्ड अगेंस्ट अदर साइकिलिस्ट देन व्हेन दे रेस्ड अलोन, कि जो साइकिलिस्ट हैं वो ज़्यादा फास्ट राइड करते हैं जब अगेंस्ट में होते हैं अदर साइकिलिस्ट, बजाय कि वो अकेले करते हैं। ये किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, जेजोंग, ऑलपोर्ट, वेरन एंड नॉर्मन ट्रिपलेट, किसने दिया था गाइस, आपने देखा होगा। तो ये नॉर्मल ट्रिपलेट की स्टडी है, ये एक्सपेरिमेंट उन्हीं ने किया था, और फिर आगे काम फ्लॉयड आलपोर्ट ने बढ़ाया था सोशल फैसिलिटेशन पे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नॉर्मल ट्रिपलेट ये आ जाते हैं नॉर्मल ट्रिपलेट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर कोई डाउट है इस क्लासेस में सो आप
कमेंट में पूछ सकते हैं। देन इससे पहले जो सोशल साइकोलॉजी की क्लास हुई है, बेसिक सोशल साइकोलॉजी, उसको फॉलो कीजिए। देन इसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी देखिए, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से बैठ पाएंगे आपके दिमाग में। एंड कोई भी डाउट आता है सो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।